नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है उत्तराखंड में अभी। और ये भारत के लिए, एक उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड क्या हो गया है, लागू हो गया है। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो आज के दिन ये हुआ है कि जो विधानसभा है उत्तराखंड की, 7 फरवरी 2024 को ये बिल पास हो गया है और एक्ट बन चुका है। उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने वाला पहला देश बन गया। हम जानते हैं आसान भाषा में क्या क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं, आगे क्या जो चीज़ें पुरानी थी क्या नई हो चुकी हैं, और इससे आने से उत्तराखंड के लिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, और ये ज़रूरी था या नहीं था, हम आगे डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ें इसके जो मेन इसके 5 प्रावधान हैं उनको देखते हैं। ठीक है, स्वागत, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है। आप सभी को पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। आपने पॉलिटी के आर्टिकल 44 के बारे में आपको पता होगा, आपने देखा होगा आर्टिकल 44 जो कहाँ पे आता है, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, डीपीएस जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमने, जो हमारे संविधान है भारत का संविधान, उसमें डीपीएसपी के बारे में दिया हुआ है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, ये वाली, इनके ऊपर आप लॉ कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी। मतलब इसमें राज्य सरकार को क्या थोड़ा पावर दी गई है कि वो चीज़ों को कैसे आगे लेके चलेगी। इसके अकॉर्डिंग ही अभी जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है, इनके द्वारा लॉ, ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जिसके अंदर लिखा था, एक समान नागरिक संहिता, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये डीपीएसपी के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर ही सरकार, इसको राज्य सरकार को क्या होती है, पावर होती है कि चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। पे आप देखेंगे तो उत्तराखंड के हर नागरिक के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला राज्य बन चुका है भारत में, पहला राज्य। इसके लिए जो चल रहा था आपका 1950 से लेकर जब हमारा संविधान बन रहा था, उस टाइम से क्या होता कि इसके ऊपर बात चल रही थी कि भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से इसमें जो उस टाइम पे संविधान के जो निर्माता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि ये चीज़ें ये सही नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, आपको पता है, विविधता में एकता, भारत में डाइवर्सिटी अलग है, अलग अलग रीजन्स के यहाँ लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है। हर आप 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद आगे चलेंगे तो आपको पानी चेंज मिलेगा, वहाँ की बोलियाँ चेंज मिलेंगी, कल्चर चेंज मिलेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन चला था जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई थी बनाए समय, पर ये चीज़ें लागू नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो इसके लिए तब से ही लेके जो भारत में एक जो धड़ा ऐसा था जो यूनिवर्सल सिविल कोड को चाह रहा था, और दूसरा जो था वो यूनिवर्सल सिविल कोड को नहीं चाह रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें थी, क्यों इसके लोग पक्ष में थे, क्यों इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है, विपक्ष वाले, तो उसको हम देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड 7 फरवरी 2024 को पहला राज्य यहाँ पे बन गया है भारत का जो यूनिवर्सल सिविल कोड लागू है। इससे पहले गोवा में ये चीज़ें लागू हैं, बट गोवा में पहले से ये चीज़ लागू है। तो भारत में जो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, इनके द्वारा बोला गया है कि ये इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे, इसमें मेन चीज़ें क्या है। ठीक है, ये इनके द्वारा कल जो 6 फरवरी को विधानसभा में ड्राफ्ट ये क्या कहता है, इसकी जो अध्यक्षता की थी, जो ड्राफ्ट के लिए कमेटी जो बनी थी, उसमें रंजना देसाई की कमेटी बनी थी। ठीक है, उनके द्वारा ये मुख्यमंत्री सीएम धामी को ये दे दिया गया था और कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा ये फाइनल किया गया था, इसको विधानसभा में पेश किया गया था। और आज 7 फरवरी को क्या हो गया, ये बिल पास हो गया, एक्ट बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं यूसीसी के बारे में मेन चीज़ें हैं क्या। अब यूसीसी क्या है, इसके मुख्य क्या क्या अवयव हैं। पहला है मैरिज, दूसरा है तलाक डिवोर्स के बारे में, तीसरा है गुजारा भत्ता जिसमें मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, चौथा है उत्तराधिकार, ठीक है, और पांचवा है दत्तक ग्रहण के बारे में। तो इन चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, देखो पहला इसमें दिया है विवाह से जुड़े प्रावधानों को समझिए। ठीक है, विवाह से संबंधित जो थे, इसमें ये मेन चीज़ है, पुरुष और महिलाओं के बीच शादी का कॉन्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में ना तो वर को कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधु का कोई जीवित पति हो। इस कानून में बहुविवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो बहुविवाद प्रथा थी उसको अब मतलब कोई भी जो या फिर महिला है या फिर पुरुष है वो अब बहुविवाह 2 शादियाँ नहीं कर सकता है। ठीक है, मेन चीज़ इसमें ये किया गया है। दूसरा है, पति या पत्नी के जीवित रहने की स्थिति में अगर
दूसरा विवाह किया जाता है तो वो विवाह अवैध होगा। अगर किसी के पति या पत्नी जीवित हैं, ठीक है, और वो दूसरी शादी कर लेता है तो जो दूसरी शादी होगी वो क्या हो जाएगी, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, वो शादी नहीं मानी जाएगी। अगला है विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी। इसमें मेन चीज़ यहाँ पे डिस्कशन ये चला था कि जो यहाँ पे जो कमेटी थी उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि पुरुष और महिला की जो एज होगी उसको 21 साल कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इसके मेन फायदा ये होने वाला था कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को क्या होने वाला था यहाँ पे, पढ़ाई के लिए जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो भारत में जो गाँव के साइड के धड़े में आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है। अभी सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अभी हम बात करेंगे आगे जाके, उसमें ये दिया गया था कि जो बार बार क्या हुआ था, चेंजेस हो गए टाइम। पहले 14 साल रखा गया था, आप देखेंगे तो अंग्रेजों के टाइम पे जो लॉर्ड बेंटिंग वगैरह थे उस टाइम पे ये चीज़ें 14 साल रखी गई थी लड़कों की, 16 साल रखी गई थी, फिर 18 साल रखी गई थी लड़कों की। तो ऐसे ही अभी जो करंट सिनारियो था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लड़कियों की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद लड़कियों की शादी होगी। बट ऐसा था नहीं, गांव अभी भी आप बैकवर्ड एरिया जो गांव वहाँ पे जाओगे तो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रंजना देसाई कमेटी जो थी, इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके लिए इनके द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ पे 21 साल रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं वो 21 साल तक पढ़ें, उसके बाद उनकी शादी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बोला गया, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे लड़कों की जो आयु है पुरुषों की वो 21 वर्ष है और स्त्री की आयु 18 वर्ष की हो। विवाह के लिए मंजूरी देते समय पति और पत्नी मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। अब ये है कि मतलब जो दोनों कैपेबल होने चाहिए आप शादी के लिए, ये बोला गया है। दूसरा है विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आपको धारा 6 की जो विवाह पंजीकरण है उसकी धारा 6 के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा शादी के बाद। रजिस्ट्रेशन को विवाह की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर। अब जैसे आपने देखा होगा जो मैरिज वगैरह जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो इसमें दिया गया, अब इनके द्वारा एक फिक्स टाइम दे दिया गया कि 60 दिनों के अंदर शादी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि पति पत्नी के जो भी मतलब होंगे उनको शादी हो चुकी है, तो इनके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा और उसको ये एक बॉन्ड टाइप से बनवा देंगे कि इनकी शादी हो चुकी है करके, ठीक है। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपनी विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाया है। मेन चीज़ यहाँ पे ये भी है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, तो उनका लाभ उसी को मिलेगा जिसके द्वारा क्या किया रजिस्टर, ये 60 दिनों के अंदर क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। आपने देखा होगा जैसे सिलेंडर वगैरह मिलते हैं, आपने देखा होगा नए परिवार जो बनते हैं तो उन्हीं को वो दिया जाएगा जिसके द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। 26 मार्च 2010 के बाद सभी शादियों को कानून लागू होने से पहले 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब आपकी जो 26 मार्च 2010 के बाद की सभी शादियों को, जो जितनी शादियां हुई हैं उनको कानून लागू होने से 6 महीने के भीतर रजिस्टर कराना आवश्यक है। जैसे जब कानून लागू हो चुका है अब उसको जो जितनी भी शादियां 2010 के बाद हुई हैं उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है पंजीकरण न करवाने की स्थिति में विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और दंपत्ति पर अधिकतम 20,000 रुपये का फाइन लगाना होगा। आपने अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है, अगर कोई कारणवश या कुछ भी होता है तो बाई चांस कोई नहीं करवा पाता रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उनको क्या होगा कि यहाँ पे 20,000 रुपये सरकार को क्या करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे लोगों को 6 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर मतलब 2 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा शादी के बाद, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवाद के बाद दंपत्ति से कोई भी यदि बिना सहमति से धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। अब ये मेन चीज़ ये है कि अगर कोई विवाद होता है दंपत्ति में से, तो यदि बिना सहमति के धर्म परिवर्तन होता है, ठीक है, बिना सहमति नहीं होती है, तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो वो सामने वाला जो सही होगा, जो धर्म चेंज कर लिया वो तो नहीं, बट जो सामने वाला ठीक होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्लेम करेगा और उससे क्या गुजारा भत्ता वगैरह वो मांग सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे विवाह में शामिल पुरुष और स्त्री जिस भी धार्मिक और सामाजिक पद्धति को फॉलो करते हों वो उसे फॉलो कर सकते हैं। विवाह पद्धति को इस कानून में नहीं छेड़ा गया। जो भारत के जो विवाह जो देखा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें भी कोई छेड़छाड़ सरकार के द्वारा नहीं किया गया। वो पहले जो भी चीज़ें थी वो एज इट कंटिन्यू वही रहेंगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया इनके द्वारा। अब दूसरा यहाँ पे तलाक को लेकर क्या प्रावधान किया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं तलाक के बारे में क्या है। विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। विवाह में शामिल होने किसी व्यक्ति को यहाँ पे तलाक एक दूसरे से अधिकार ले सकते हैं। तलाक के लिए विवाह के बाद कम से कम 1 साल का गैप रखना होगा। अब जैसे शादी अभी होती है, ठीक है, और कोई भी क्या होगा कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद तलाक नहीं ले सकता है, उसको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो विवाह के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वो नहीं कर सकते। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 साल के अंदर रुकना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही वहाँ पर उनका जो डिवोर्स वगैरह जो प्रोसेस होगा वो चलेगा। अगला है शादी के 1 साल तक दंपत्ति तलाक की अर्जी कोर्ट में नहीं दायर कर सकते हैं, ठीक है। आपने देख लिया 1 साल तक कोई भी कोर्ट में यहाँ पे नहीं रखेंगे।
तलाक के लिए कुछ आधार भी मुहैया कराए गए हैं, ठीक है। पति या पत्नी द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता करना, पति या पत्नी द्वारा किसी और व्यक्ति से विवाहोत्तर संबंध रखना, विवाह कोई कारण बताए एक दूसरे को छोड़ देना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या फिर कोई गुप्त रोग होना, ये चीज़ें क्या है कि तलाक के लिए कुछ आधार भी मुहैया कराए गए हैं, ठीक है। मतलब ये आप वहाँ पे ये जितने भी दिए हुए हैं कारण इनको प्रेजेंट कर सकते हो तलाक के लिए, ठीक है। ये इसका कहना ये है। अगला है तलाक के लिए महिलाओं को विशेषाधिकार क्या क्या है, ठीक है। विशेषाधिकार भी दिए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं कि विशेषाधिकार क्या है वो। अगर पति बलात्कार या अप्रकाशित सेक्स का दोषी पाया जाता है, ठीक है, ये मतलब एक अदरवाइज उसमें बोला गया है उसके नहीं, यदि पति ने यूसीसी के आने के पहले ही अगर एक से अधिक शादियां की हों, ये महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं तलाक के लिए, ठीक है। कोर्ट से तलाक मिलने के बाद तलाक का पंजीकरण करवाया अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर 20,000 का जुर्माना, ये हमने देख लिया, ठीक है। तलाक होने के बाद आगे दंपति फिर से विवाह करना चाहते हैं तो उसे किसी विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा, इससे हलाला जैसी कुरीतियों का अंत हो जाएगा। जो हलाला प्रथा है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, हलाला क्या होता है, ठीक है। अभी मेन ये चीज़ें दी हुई है इनके द्वारा कि महिलाओं का विशेषाधिकार दिए हैं इसके लिए। अब अगला हम तीनों का देख लेते हैं, गुजारा भत्ता, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधान, ठीक है। दो हमने समझ लिया, हमने पांचों का डिस्कस किया था, तो तीनों को हम एक में ही देख लेते हैं। माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी तय करते समय लड़के या लड़की में भेद नहीं किया जाएगा। अब पहले ये था कि जो लड़कों को ही क्या होता था कि जो संपत्ति होती थी पिता की वो मिलती थी, ठीक है, शादी के बाद हो चाहे कुछ भी हो। तो अभी यहाँ पे हो गया कि अब लड़का लड़की को क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको 50-50% दोनों, जितने भी बाई चांस में लड़का लड़की हैं तो दोनों को 50-50% क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा उस संपत्ति का, ठीक है। लड़कियों को लड़कों के बराबर संपत्ति मिलेगी, ये ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें रख दी गई हैं। संपत्ति के उत्तराधिकार का ये नियम कृषि भूमि पर लागू होगा। जो कृषि भूमि भी होती है, जो लैंड वगैरह होता है, मेन तो वहीं पे होता है कि जो बाई चांस 1 एकड़ जमीन होगी तो दोनों में क्या होगा, आधी आधी उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लिया जाएगा। अगर कोई पुत्र संपत्ति के लिए अपने पिता या परिजनों की हत्या लिप्त पाया जाता है तो उस संपत्ति से अपराध। अब बाई चांस क्या होता है, कोई बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है कि बहुत से लोग क्या होते हैं अपने परिजनों को या माता पिता को क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। अगर वो उसमें संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर प्रूफ हो जाता है कि इसके द्वारा मर्डर किया गया है, ठीक है, या मारा गया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, संपत्ति से क्या था, वंचित कर जाएगा, उसको उसका एक भी प्रतिशत या एक भी पैसा उसको नहीं मिलेगा। तलाक के बाद भारतीय संविधान में निहित नियम कानूनों के मुताबिक पति पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है, ठीक है। जो भारत के संविधान में जो भी रूल दिए हैं उसके तलाक के बाद जैसे देखा गया कि कुछ परसेंटेज क्या होता है कि तलाक के बाद उसको लड़का अगर करता है तो उसकी सैलरी का कुछ पैसा देना पड़ता है लड़की को, ठीक है, तलाक के बाद भी, तो ये भी इसमें दिया गया है। सभी धर्मों और संप्रदायों में बच्चे को गोद लेने के नियम बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि पहले हिंदू का अलग था, मुस्लिम्स का अलग था, क्रिश्चियन पारसी अलग अलग थे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी धर्म है सबको क्या हो गया, गोद लेने के लिए जो नियम होंगे सबके लिए सेम होंगे। जिस वे पे जिस रूल के अकॉर्डिंग हिंदू गोद लेगा उसी के अकॉर्डिंग मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा, फारसी को भी लेना पड़ेगा, क्रिश्चियन को भी लेना पड़ेगा, और आपके जो पंजाबी हैं उनको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, सिख धर्म वालों को। अब मेन है जो कंट्रोवर्सी वाला थोड़ा इशू रह रहा है, इसके ऊपर है जो उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आपको पता हो लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है कि बिना शादी के जो लड़का लड़की होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। ये जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा है आज के टाइम पे, पर उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे ये रूल लाके थोड़ा कंट्रोवर्सी भी इसमें हो गई, क्योंकि लिव इन के लिए ये कानून के द्वारा काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम क्या है। लिव इन में रहने वाले युगलों को स्थानीय प्रशासन के यहाँ लिव इन रिलेशन का, अब पहले क्या था, अब लिव इन रिलेशन क्या होता है, लोग एक टाइप से देखा जाता है कि छुप के रहते हैं, छुप के मतलब कि बिना शादी के, मतलब ये इनलीगल है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इंडिया की सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी रिलेशन में रहेगा उत्तराखंड में, ठीक है, उसको प्रशासन के जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा आसपास वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। अब ये नहीं कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको एक नहीं, अगर आप बाई चांस किसी अदर स्टेट से हैं और उत्तराखंड में आप रह रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अनिवार्य हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे। उत्तराखंड के निवासी जो किसी दूसरे राज्य में लिव इन में रह रहे हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बहुत से क्या होता है कि जो उत्तराखंड के निवासी मुंबई दिल्ली या किसी अदर सिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं, तो उनको भी क्या करवाना पड़ेगा, अगर वो वहाँ पर भी जैसे मुंबई दिल्ली कहीं पर रह रहे हैं लिव इन में, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि लोगों को अब यहाँ से जाने के बाद उत्तराखंड के बाद लोग आजकल क्या है कि मॉडर्न टाइम है, लोग अभी जॉब कर रहे हैं साथ में, तो साथ में लिव इन में रहते भी हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये मेन प्रावधान यहाँ पे दे दिया गया है।
लिव इन रिलेशनशिप के तहत पैदा हुई संतान वैध संतान होगी। अब यहाँ पे अगर ऑब्वियसली सही बात ये बात है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जैसे हम शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं और आप लिव इन में रह रहे हैं और आपके द्वारा क्या होगा कि यहाँ पे कोई संतान पैदा होती है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो संतान वैध मानी जाएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पे क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको पता है कि आप दो लोग यहाँ पे लिव इन में रह रहे हैं करके। संतान को माँ बाप का हक मिलेगा और एक तमाम कानूनी अधिकार ही मिलेंगे, ठीक है। उन दोनों को माँ बाप का हक भी मिल जाएगा बच्चों को। उसके बाद जो तमाम कानूनी जो अधिकार मिलते हैं, ठीक है, जो बच्चे के बाद जो पालन पोषण कैसे करना है उसका, जो लड़की के पास रहेगा, लड़के या फिर माँ पिता के पास रहेगा, जो पूरे अधिकार मिलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे को पूरे अधिकार मिलेंगे। क्योंकि ये अब इनलीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके द्वारा क्या लिव इन में रहने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास आपका रिकॉर्ड क्या है वहाँ पे है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने की सूरत में कपल को लिव इन खत्म होने का पंजीकरण करवाना होगा। मेन चीज ये भी, अब बाई चांस क्या होता है कि बाई चांस कोई अनमन होने के बाद क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप आपका टूट जाता है, आपका रिलेशनशिप जो है आपका टूट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग अलग हो चुके हैं, अब हम लिव इन में नहीं है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान क्या है, ठीक है। अगर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं कराया गया है और 1 महीने से ज़्यादा समय तक कपल साथ रह रहे हैं तो कपल को 10,000 का जुर्माना या 3 महीने की जेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है, बाई चांस कोई कपल रह रहा है और सरकार के किसी अधिकारी या किसी को पता चलता है कि ये लोग लिव इन में हो, इनके द्वारा सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है, तो उनको क्या किया, यहाँ पे 10,000 तक का जुर्माना भर सकता है और 3 महीने की जेल हो सकती है दोनों को, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में भी महिलाओं को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अगर किसी महिला लिव इन पार्टनर को उसका साथी छोड़ देता है, अब यहाँ पे महिलाओं के लिए कंट्रोवर्सी चीज़ यहाँ पे ये होती आती है, मेरी अकॉर्डिंग तो मैं यही मानता हूँ कि जो महिलाओं को ही नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे क्या है तो लड़कों को भी एक अधिकार देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लड़का ही क्या होता है, गलत नहीं होता है, ठीक है। अब लड़कियां बहुत से सुन रही होंगी तो मुझे वो क्रिटिसाइज करेंगी, बट मैं वो नहीं, मैं एक सिंपल वे में कह रहा हूँ कि यहाँ पे लड़कों को भी प्रावधान देना चाहिए था, क्योंकि लड़कियों को ही प्रावधान नहीं दिया है, ठीक है। अगर किसी महिला लिव इन पार्टनर को उसका साथी छोड़ देता है तो गुजारा भत्ता पाने के लिए महिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात सही है, मैं इसको करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, बट मेन चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे महिलाओं के साथ लड़कों को भी अधिकार देना चाहिए था कि लड़की अगर कैपेबल है तो वो भी लड़के को बाद में भत्ता वगैरह दे सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि जो हिस्ट्री में जो बातें चल रही थी, आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हम थोड़ा इसका जो मुस्लिम सदस्यों ने क्या कहा था, ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था, नसरुद्दीन अहमद जो सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा उन्हें एक चीज़ कहा गया था कि हमारे देश में बहुत सारे कानून पहले से पर्सनल लॉ में दखल देते हैं, ठीक है, लेकिन 175 साल के ब्रिटिश रूल में भी उन्होंने कुछ पर्सनल लॉ को चेंज नहीं किया। मतलब इनका कहना यह था कि भारत में क्या है कि डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग यहाँ पे लोग रिलीजियस के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैटर करना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि मुस्लिम को अपने अकॉर्डिंग जी लॉ फॉलो करने दो, हिंदू को अपने अकॉर्डिंग लॉ फॉलो करने दो। तो इनके द्वारा कहा गया कि अंग्रेजों ने भी इसके ऊपर क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया अपना, ठीक है। उनने भी बोला कि जो चीज़ें चल रही थी वो अभी भी चल रही है, उनमें चेंजेस नहीं करना चाहिए उनके द्वारा। जैसे शादी से जुड़ी प्रैक्टिस या उत्तराधिकार का कानून, मुझे कोई शक नहीं है कि एक वक्त आएगा जब पूरे देश में एक जैसा सिविल लॉ होगा, लेकिन अभी व्यक्त नहीं था। ये बात कही गई थी हम बात कर रहे हैं जो 1948 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक टाइम तो आएगा कि भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होगा। जैसे अभी देखा जो जनसंघ या बीजेपी पार्टी है, ये पहले से ही 1955 जब हमारे हिंदू लॉ बने थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस टाइम से जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, उनको ये फेवर में नहीं थे। बट जो नेहरू जी थे उनके द्वारा क्या किया कि एक हिंदू को क्या कर दिया, एक बाउंडेशन में डाल दिया गया, ठीक है। बाउंडेशन मतलब उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना दिया गया, जिसके ऊपर उनको रहता। बट ये चीज़ें उनके द्वारा सरिया जो कानून है उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए थे, ठीक है। तो एक वक्त आएगा, अंग्रेजों ने 175 साल में कोई कुछ नहीं किया। इन्हें बोला कि जो अंग्रेजों के द्वारा क्या था कि कोई भी हस्तक्षेप 175 साल तक भारत में रहे, उनके द्वारा भारत के जो लॉ थे, ठीक है, रिलीजियस, उनकी चीज़ में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। जो मुस्लिम शासक 500 साल तक, जैसे आपने देखा होगा मुगल वगैरह जो 500 साल तक भारत में, उनके के द्वारा भी इन चीज़ों को कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इसलिए हमें स्टेट को ताकत नहीं देनी चाहिए कि इसको लागू कर सके। आपको पता है कि स्टेट के बारे में ये क्या है कि जो अपने पॉलिटिक्स में, ठीक है, आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल 36 से लेकर जो 51 तक है ना, वो आपके DPSP, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, तो ये स्टेट को पावर है, ये कोई हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। ये UCC भी आपने देखा होगा आर्टिकल 44 में रखा गया है,
तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर राज्य, जैसे आपने देखा उत्तराखंड की सरकार के द्वारा क्या किया गया, लॉ बनाया गया, मतलब ये एक स्टेट को पावर है इसके ऊपर चेंज करने, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। आपने देखा होगा अभी पहला राज्य बना है, अभी और भी राज्य करेंगे, और ये कोई बाउंडेड नहीं है कि हर राज्य को, अगर एक सेंट्रल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं तो वो अलग चीज़ है कि सेंटर पे अगर लॉ पास होता है तो वो पूरे भारत में कानून बनेगा, बट स्टेट भी अपना क्या कर सकती है, इसमें आर्टिकल 36 जो 44 है उसके अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है, जिसके अकॉर्डिंग ही उत्तराखंड सरकार ने इसके ऊपर लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, क्योंकि आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी उस समय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा कहा गया, इस इनके द्वारा ना एक बीच का एक रास्ता निकाला गया उस टाइम पे कि इनको लागू करना, क्योंकि बहुत से जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके द्वारा बोला गया कि इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, रखना है या नहीं रखना है। बहुत से लोग फेवर में थे, बहुत से लोग इनके फेवर में नहीं थे, इसलिए फिर जो भीमराव अंबेडकर थे इनके द्वारा क्या किया गया, बीच का रास्ता निकाला गया। इस देश में एक कंप्लीट यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि सबके लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ज़्यादातर सिविल कानून भी यूनिफॉर्म है, जिसमें शादी और उत्तराधिकार के मसले पर हम दखल नहीं दे पाए, और आर्टिकल 35 के जरिए इसे भी छूना चाहते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 35 आपने देखा होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। मुसलमानों के शरीयत का पालन पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अब आपने देखा होगा मुसलमान को शरीयत भी है, वो ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम है, नहीं है, हर जगह अलग अलग है उनका भी। ठीक है, एक जैसा उनके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था नहीं व्यवस्था है, ये अपने चरित्र के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांत होगा, और इसी वजह से राज्य तत्काल यह प्रावधान लागू करने के बाध्य नहीं है। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू किया जाता है। ये भीमराव अंबेडकर ने बोला था, जिसके अकॉर्डिंग ही उत्तराखंड सरकार ने अभी ये कहा कि स्टेट को पावर है कि ये चीज़ें लागू करनी है नहीं करनी है। ठीक है, तो इनके द्वारा यही बोला गया था कि राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चीज़ें पॉइंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इतना ही, धन्यवाद।